मेरा नाम बबीता है। दिल्ली के एक बड़े कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर आदर्श अनपढ़, गरीब, अंधी और अंगूठा छाप लड़कियों से ही शादी क्यों करते थे। उनका यह राज जानने के लिए मैं अंधी बनकर उनके पास चली गई और डॉक्टर आदर्श के साथ मैंने शादी कर ली। शादी की रात जब मेरे सामने सारा सच आया तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मेरी उम्र 18 साल की है। मेरी शादी थी जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। ना जाने कितने सारे सवाल मेरे दिमाग में छाए हुए थे और हलचल मचा रहे थे। मैंने पीएचडी किया हुआ था और डॉक्टर आदर्श भी हमारे कॉलेज के बहुत बड़े प्रोफेसर थे। मैंने अपनी फैमिली से सब कुछ छुपा करके डॉक्टर आदर्श से कोर्ट मैरिज कर ली थी। कोर्ट मैरिज करने के बाद हम दोनों पति पत्नी डॉक्टर आदर्श के बंगले पर जाने के लिए उनकी कार में बैठ रहे थे। यह शादी मैंने अपनी मर्जी से की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे ऊपर परेशानी का कितना बड़ा पहाड़ टूटने वाला था। डॉक्टर आदर्श, जो कि उम्र में मुझसे लगभग 15 साल बड़े थे, वो मुझे कुछ पूछना चाह रहे थे। मैंने अंधी बनने के लिए अपने हाथ में एक लाठी ले ली थी और अपनी आंखों पर ब्लैक कलर का चश्मा भी लगा लिया था ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि मैं अंधी हूँ और अपनी आंखों से नहीं देख सकती। डॉक्टर आदर्श हमारी शादी होने से बहुत ज़्यादा खुशी महसूस कर रहे थे। उनके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मुझे अंदाज़ा हो रहा था, लेकिन मैं एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न में फंसी हुई थी। मैंने डॉक्टर आदर्श से कहा कि आपसे शादी करने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और बार बार मुस्कुराकर उनको यह प्रूफ करना चाह रही थी कि मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं जैसे ही अपने ससुराल में आई तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा और आलीशान बंगला देखकर मैं घबराने लगी थी और अचानक ही मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे। गिरता हुआ देखकर उन्होंने मुझे संभाल लिया था। मेरा यह कदम मुझे जिंदगी के किस मोड़ पर ले आएगा, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। वहाँ के नौकरों ने मेरा बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया। उसके बाद मुझे मेरे कमरे में ले गए। मैं दुल्हन बनकर बेड पर अपने कमरे में बैठी हुई थी। शादी की पहली रात ही मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। तभी डॉक्टर आदर्श के पास एक कॉल आई और उसके बाद वह कमरे से बाहर निकल गए और काफ़ी देर तक फ़ोन पर बातें करते रहे। मैं अंधी बनकर अंदर बेचैन होने लगी थी और मेरा दिल बहुत ही घबरा रहा था, डर भी लग रहा था और मैं यही सोच रही थी कि ना जाने डॉक्टर आदर्श के पास इस टाइम पर किसकी कॉल आई है और वह इस तरह मुझसे छुपाकर फ़ोन पर बातें क्यों कर रहे थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। जब मैंने डॉक्टर आदर्श को कॉल पर बातें करते हुए सुना तो वह कॉल पर बातें करते हुए किसी से कह रहे थे, नहीं, मैं अब ज़्यादा देर नहीं कर सकता, मुझे इस काम को जल्दी अंजाम देना होगा। मैं नहीं जानता, तुम उन लोगों को जल्द से जल्द तैयार करो और बहुत जल्दी मैं वहाँ पर बबीता को भेजने का इंतजाम करता हूँ। यह बात सुनकर तो मैं पूरी तरह से घबरा गई थी और मेरे चेहरे का रंग भी उड़ गया था। न जाने डॉक्टर आदर्श मुझे कहाँ भेजने की बातें कर रहे थे और कौन है जिसको वह तैयार करने के लिए कह रहे थे। न जाने वह क्या बात कर रहे थे। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं बहुत परेशान हो गई थी और मेरा दिल पूरी तरह से घबरा रहा था। यह शादी मैंने जिस प्लान की वजह से की थी, उस प्लान में मैं सक्सेस भी रह पाऊंगी या नहीं, मैं अभी किसी भी बात के बारे में कुछ नहीं जानती थी। और जब उन्होंने कहा जितने पैसों की तुम्हें ज़रूरत पड़े वह सारे मैं देने के लिए तैयार हूँ, जितना भी खर्च होगा वह सब मैं दे दूंगा, लेकिन बस मेरा काम जल्द से जल्द हो जाना चाहिए। उनकी यह बात सुनकर के मैं और घबराने लगी थी। कहीं मुझे किसी दूसरे देश भेजकर बेचने की बात तो नहीं की जा रही थी, कहीं मेरे सौदे की बात तो नहीं की जा रही थी। ना जाने किस तरह के सवाल मेरे दिमाग में आ रहे थे और डॉक्टर आदर्श किसके इंतज़ाम की बातें कर रहे थे कि मैं कुछ भी नहीं जानती थी। वह जैसे ही फ़ोन पर बातें करके कमरे की तरफ मुड़ने लगे, मैं फ़ौरन ही जल्दी से अपनी जगह पर जाकर बैठ गई थी। वह कहने लगे, तुम जानती हो यह मेरी पहली शादी नहीं है, मैं तुमसे पहले भी और काफ़ी सारी शादी कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा एहसानमंद हूँ। तुमने मेरे साथ शादी की। मैंने हाँ में सर हिला दिया, जबकि मैं यह सब पहले से ही जानती थी कि डॉक्टर आदर्श मुझसे पहले भी काफ़ी सारी लड़कियों से शादी कर चुके थे, लेकिन मैं तो यहाँ पर कुछ ऐसा जानने के लिए आई हूँ जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। आखिर डॉक्टर आदर्श की क्या सच्चाई थी। डॉक्टर आदर्श ने कहा, मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ जो मैंने अपने हर पत्नी को दिया, जिसकी वजह से मेरी हर पत्नी की जिंदगी आसान हो गई है। मैंने बड़ी हैरानी होकर उनसे पूछा, कौन सा सरप्राइज और कैसा सरप्राइज। वह कहने लगे, नहीं, अभी कोई भी बात बताने का सही टाइम नहीं है, सही टाइम आने पर तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। वह यह कहकर कमरे से बाहर चले गए। फिलहाल मैंने खुद को बहुत मजबूत कर लिया था। नहीं, मैं इस तरह से नहीं डर सकती थी। मुझे तो अभी डॉक्टर आदर्श के हर रात से पर्दा उठाना था। मैं यह सब सोचते सोचते ही सो गई थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो टेबल पर नाश्ता रखा हुआ था। मुझे भूख तो बहुत तेज लगी हुई थी। मैं फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली गई। उसके बाद रेडी होकर अच्छे से नाश्ता किया। मैं यह सोच ही रही थी कि ना जाने डॉक्टर आदर्श की बाकी की पत्नी कहाँ पर है। उन औरतों के साथ में जाने क्या किया गया होगा। डॉक्टर आदर्श कॉलेज पर गए हुए थे, इसलिए मैंने उनके कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दिया। शायद तलाशी करने से मुझे कुछ तो हाथ आ जाएगा। मैंने कबर्ड में, लॉकर में और हर चीज में तलाशी लेना शुरू कर दिया ताकि मेरे हाथ को सबूत तो लग सके। लेकिन तभी अचानक घर की एक नौकरानी कमरे में आ गई। वह मुझे देखकर हैरान होने लगी। कहने लगी, क्या हुआ मालकिन, आपको कुछ चाहिए क्या? आप क्या ढूंढ रही हो, मुझे बताओ, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। मैंने खुद को रिलैक्स किया। मुझे लगा कि कहीं नौकरानी को पता ना चल गया हो कि मैं अंधी नहीं हूँ।
मैंने ऐसे एक्टिंग करनी शुरू कर दी और कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं तो बस सारी चीज़ महसूस करते हुए बाहर का रास्ता ढूंढ रही थी। तभी नौकरानी ने आकर मुझे पकड़ लिया और कहने लगी, मालकिन आप बाहर जाना चाहती हैं क्या? मैंने कहा मुझे एक गिलास पानी चाहिए था, इसलिए मैं बाहर किसी को पानी के लिए कहना चाहती थी। तो नौकरानी ने मुझे गिलास में पानी ला करके दे दिया और बेड पर बिठा दिया। मैंने नौकरानी से कहा, अब तुम जा सकती हो, अगर मुझे किसी हेल्प की ज़रूरत होगी ना तो मैं तुम्हें आवाज़ दे दूंगी। वो नौकरानी चली गई और मैं जल्दी से बिस्तर पर लेट गई। नौकरानी के आने से पहले मेरे हाथ अलमारी से कुछ पेपर्स लग गए थे। मैंने नौकरानी के जाते ही फौरन पेपर्स को निकाला और बेड पर बैठकर देखने लगी। वह शायद पासपोर्ट, वीज़ा और टिकट्स की फोटोकॉपी थी, जिनमें कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे। मैं सोच में पड़ गई थी कि ना जाने यह सब कुछ क्या हो रहा है। इतनी देर में ही डॉक्टर आदर्श कमरे में आ गए। जब मुझे किसी के आने की आहट की आवाज़ आई तो मैंने जल्दी से वह पेपर छुपा दिए और मैं खुद बेड पर रिलैक्स होकर के बैठ गई थी। डॉक्टर आदर्श कहने लगे, बबीता अब तुम्हारे सरप्राइज का टाइम खत्म हो गया है। मैं नौकरों से कहकर तुम्हारे सामान की पैकिंग करवानी शुरू करवा देता हूँ और तुम भी जाने के लिए रेडी हो जाओ। मैंने डॉक्टर आदर्श से पूछा, क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? लेकिन अचानक कैसे, इतनी जल्दी? तभी डॉक्टर आदर्श कहने लगे, नहीं मैं नहीं, सिर्फ तुम जा रही हो, मुझे थोड़ा काम है इसलिए तुम सिर्फ अकेले जा रही हो। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगा मैं फौरन तुम्हारे पास आ जाऊंगा। मैंने डॉक्टर आदर्श से कहा, लेकिन कहाँ, मैं अकेले कहाँ जा रही हूँ? तो आदर्श कहने लगे, अरे बबीता तुम फिक्र मत करो, तुम वहाँ पर अकेली नहीं होगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहाँ पर तुम्हारे साथ देने के लिए और भी लोग हैं, वहाँ पर खुद को बिल्कुल भी अकेला फील नहीं करोगी। मैंने अपने दिल में सोचा, ना जाने मुझे कहाँ भेजने की तैयारी की जा रही है। मैंने डॉक्टर आदर्श से भी कई बार पूछने की कोशिश की वह मुझे कहाँ भेज रहे हैं, लेकिन उन्होंने मेरी बात को टाल दिया और मुझे कुछ नहीं बताया। फिलहाल मुझे तो जानना था, इसलिए वो मुझे जहाँ भी भेज रहे थे वह मुझे जाना ही होगा। नौकरानी ने मेरा सामान भी पैक कर दिया और मैं हिम्मत करके जाने के लिए रेडी हो गई थी। मैं और डॉक्टर आदर्श कार में जाकर बैठ गए। डॉक्टर आदर्श लगातार किसी से कॉल पर बात कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने वीजा, पासपोर्ट भी दे दिया और फ्लाइट के टिकट भी दे दिए। डॉक्टर आदर्श मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए गए थे। मुझे अमेरिका भेजा जा रहा था और ना जाने मेरे साथ वहां पर क्या होने वाला था। बस मैं यही सब सोच सोच करके बहुत परेशान हो रही थी और मुझे डर भी बहुत लग रहा था, मगर मुझे हिम्मत से काम लेना था। डॉक्टर आदर्श किसी से कॉल पर कह रहे थे, अभी नहीं आ सकता, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मैं यहाँ से अभी बबीता को भेज रहा हूँ, तुम लोग वहाँ पर सब कुछ संभाल लेना और बबीता का बहुत ख्याल रखना। और यह तो तुम जानते हो ना कि तुम लोगों को आगे क्या करना है। मेरा काम अच्छे से हो जाना चाहिए और हर बार की तरह मुझे तुम लोग खुश कर देना। मुझे किसी शिकायत का मौका नहीं चाहिए, ठीक है ना? तुम मेरी बातों को मतलब अच्छे से समझ रहे हो ना? डॉक्टर आदर्श की बातें सुनकर मेरे दिल पर और भी ज्यादा घबराहट होने लगी थी। डॉक्टर आदर्श मेरी तरफ देखकर कहने लगे, क्या हुआ बबीता, तुम बहुत परेशान लग रही हो? वह मेरे हाथ पकड़कर कहने लगे। मैंने कहा, आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते? तो उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, तुम्हें वहाँ किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी और मैं भी अपने काम से फ्री होते ही जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा। यह कहकर मुस्कुराने लगे। हम लोग कुछ ही देर में एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। फ्लाइट में थोड़ा टाइम था और डॉक्टर आदर्श को जल्दी में लग रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह मुझे अमेरिका भेजने के लिए बहुत एक्साइटेड हो रहे थे। फ्लाइट का टाइम हो चुका था और वह मुझे सी ऑफ करने लगे और वह बाहर से तो बहुत खुश नजर आ रहे थे, मगर मेरा दिल बहुत ही ज्यादा अंदर से डरा हुआ था। मुझे पता ही नहीं था कि मुझे अमेरिका क्यों भेजा जा रहा था। मैं फ्लाइट में बैठ चुकी थी। अब मेरा पूरा ध्यान अपने मकसद की तरफ था। मैंने शादी जिस मकसद के लिए की थी, मुझे उस मकसद को अंजाम तक जो पहचाना था और सारी सच्चाई सबके सामने लानी ही थी। मैं अमेरिका के एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी थी। मुझे वहां पर एक हैंडसम सा लड़का लेने के लिए आया था। उसे देखते ही मेरा दिल धक से रह गया था। जब उसने कहा कि आप ही बबीता है, मैंने कहा जी मैं ही बबीता हूँ। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको लेने आया हूँ। न जाने वो लड़का कौन था और मुझे अब कहाँ ले जाएगा। मेरे दिल में यही ख्याल आ रहे थे। मैं उसके साथ एक बहुत बड़ी और महंगी कार में बैठ गई थी। हम दोनों कार में बैठकर चले गए थे। वह सारे रास्ते मुझे मैडम मैडम कहकर डॉक्टर आदर्श की तारीफें करने लगा और सारे रास्ते उसने बहुत सारी बातें की और डॉक्टर आदर्श के बारे में उसने बताया कि डॉक्टर आदर्श एक बहुत अच्छे और शरीफ इंसान है। भगवान ने काफी सारी दौलत दी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं है। मैं यह सुनकर बहुत हैरान रह गई थी कि वह डॉक्टर आदर्श की जितनी ज्यादा तारीफें कर रहा था, बल्कि वह तो इस तारीफों के बिल्कुल भी काबिल नहीं थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मुझे काफी हैरानी हो रही थी। अमेरिका में चारों तरफ अलग ही तरह का माहौल छाया हुआ था। अमेरिका के लोग इंडिया के लोगों के मुकाबले काफी डिफरेंट से थे। मैं चुपके चुपके अपने काले चश्मे की आड़ से हैरान होकर चारों तरफ देख रही थी। हमारी कार एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट जैसे अस्पताल के सामने आकर रुक गई थी।
मैं कार से जैसे ही उतरी वह तो एक कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी टाइप लग रहा था या फिर कोई हॉस्पिटल होगा। इतनी देर में उस लड़के का फ़ोन बजने लगा। शायद उसके पास डॉक्टर आदर्श का फ़ोन ही आया होगा। वह लड़का कहने लगा, बबीता मैडम मेरे पास आ गई है, आप फिक्र मत करो सर, हम लोग अपनी जगह पर पहुंच गए हैं और मैडम जी मेरे साथ है और मैं मैडम को यहाँ पर लेकर आ गया हूँ। आप बहुत ही जल्दी आपका काम भी हो जाएगा। मैं बड़ी हैरानी से चारों तरफ देख रही थी। मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि यह कौन सी जगह है। वह लड़का कहने लगा, चलो मैडम अंदर चलते हैं। मैंने उस लड़के से पूछा, हम लोग कहाँ आ गए हैं और यह कौन सी जगह है? वह मुस्कुराकर कहने लगा। उसकी दबी हुई मुस्कुराहट देखकर मैं अंदर ही अंदर बहुत डरने लगी थी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ी। वह आगे चलता हो कहने लगा, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आपकी जिंदगी में काफी कुछ डिफरेंस आ जाएगा। वह लड़का मेरा हाथ पकड़कर मुझे एक कमरे में ले गया और वहां ले जाकर बिठा दिया और उस लड़के ने मुझसे कहा, मैं बस अभी आता हूँ, आप यहाँ पर बैठकर मेरा वेट कीजिए। उस लड़के के बाहर जाते ही मुझे मौका मिल गया था और मैंने सामने रखी अलमारी को चेकिंग करना शुरू कर दिया था। मुझे वहां पर एक फाइल नजर आई। मैं हैरान रह गई थी कि फाइल में वही लड़कियों के नाम लिखे हुए थे जो मैंने उस दिन डॉक्टर आदर्श की अलमारी से पेपर जो निकाले थे उसमें देखे थे। पासपोर्ट, वीजा, फोटो स्टेटस भी थी। क्या यह डॉक्टर आदर्श की पत्नी थी? लेकिन यह सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पर क्या कर रहे थे? क्या उन लड़कियों को भी यहाँ पर लाया गया था और उनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया गया? यहाँ लाने का इतने सारे सवाल मेरे दिमाग में बहुत घूम रहे थे। मैंने जल्दी से वह फाइल खोली और पढ़ने लगी, लेकिन फाइल पढ़ने के बाद तो जैसे मेरी जान निकल गई थी और मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था। मैं अपना सर पकड़कर वहीं बैठ गई थी और मेरे चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि मैं बुरी तरह से घबरा गई हूँ। मेरी तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। यहाँ तो सब कुछ मेरी सोच से बिल्कुल ही अलग निकला। मैं बहुत बड़ी सिचुएशन में फंस गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। अब मैं क्या करूं और किस तरह से सच्चाई का पता लगाऊं। इतनी देर में दरवाजा खोलते हुए डॉक्टर आदर्श कमरे के अंदर आ गए। मैं उनको देखकर बुरी तरह से डर गई थी। वो बहुत गुस्से में लग रहे थे। मुझे देखकर कहने लगे, बबीता मैं तभी से जानता हूँ जिस दिन मुझे नौकरानी ने तुम्हारे बारे में बताया था। नौकरानी ने मुझे तुम्हारी यह बात पहले ही बता दी थी कि तुम किस तरह से उस दिन मेरे कमरे की तलाशी ले रही थी। यह बात सुनकर तो मुझे पसीना आने लगा था। डॉक्टर आदर्श कहने लगे, मुझे पता है बबीता, तुम्हारा मुझसे शादी करने के पीछे कोई राज है और कोई वजह है। तुम अपने किस प्लान में कामयाब होना चाहती हो और तुम शायद यहाँ मेरी सच्चाई जानने के लिए आई हो, लेकिन अब तक तो तुम जान गई होगी। मैंने कहा, हाँ मैं सब कुछ जान गई हूँ। मुझे तो पता चल गया है कि आप कितने घटिया इंसान हो और मुझे यह भी पता चल गया है कि आप और आपकी सारी अंधी पत्नी यहाँ। मैं खामोश हो गई और डॉक्टर आदर्श कहने लगे, मुझे बहुत अफसोस हुआ कि तुम सब कुछ देख सकती हो, तुम अंधी नहीं हो। मैंने रोते हुए कहा, हाँ मैं सब कुछ देख सकती हूँ और मैं अंधी नहीं हूँ और यह शादी मैंने सिर्फ तुम्हारे बारे में जानने के लिए की है। यह सुनकर डॉक्टर आदर्श कहने लगे, अच्छा तो तुम सब जानना चाहती हो ना कि मैंने यह सब कुछ किस लिए किया है, इन सब के पीछे क्या सच्चाई है। लेकिन इससे पहले तुम मुझे अपने बारे में बताओ कि तुम कौन हो, आखिर तुमने मेरे साथ शादी क्यों की और तुम्हारा क्या मतलब बनता है मेरे साथ शादी करने का। तुम किस मकसद की वजह से यहाँ पर आई हो। मैं रोने लगी और अपना सर पकड़कर बेड पर बैठ गई और साथ साथ सारी डिटेल डॉक्टर आदर्श को बताने लगी। मैंने उनको बताया कि तनिष्का मेरी दोस्त थी। वह एकदम हैरानी से मेरी तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम मेरी पत्नी तनिष्का की बात कर रही हो? मैंने कहा, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। वही तनिष्का जो आपकी पत्नी थी, वह मेरी बहुत पक्की दोस्त थी, या फिर यह कहो कि वह मेरी बचपन की बहुत अच्छी फ्रेंड है। हम दोनों बचपन से ही एक साथ बड़े बड़े हैं और जवानी तक उसने मेरा और मैंने अपनी दोस्ती का साथ कभी नहीं छोड़ा था। आप जानते हो कि तनिष्का बहुत ही सीधी सादी लड़की थी और उसके माता पिता बहुत गरीब लोग थे, लेकिन मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ। मैं आप ही के कॉलेज की एक प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, इसलिए कभी कॉलेज में मेरी आपसे कोई बातचीत नहीं हुई। एक दिन मैं अपनी फ्रेंड तनिष्का के घर गई थी और हम दोनों बैठकर बातें कर रहे थे। तभी तनिष्का की मम्मी हमारे पास आई और मुझसे कहने लगी, बेटा बबीता तुम अपनी मम्मी से कहना कि वो मेरी बेटी तनिष्का के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश करें। हम अपनी बेटी को पढ़ा लिखा तो नहीं सके, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी इकलौती बेटी की शादी किसी अच्छी जगह पर हो जाए जहाँ पर वो शायद यह गरीबी भरी जिंदगी ना गुजारे, और जल्द से जल्द हम अपनी बेटी की शादी कर देना चाहते हैं ताकि हमारी बेटी अपने घर की हो जाए। बस मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा सा रिश्ता मिल जाए जो मेरी मासूम सी बेटी को एक्सेप्ट कर ले। मैंने आंटी को तसल्ली देते हुए कहा, आंटी आप फिक्र मत करो, हमारी तनिष्का के लिए बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। उसकी शादी भी अच्छे परिवार में हो जाएगी जहाँ पर हमारी तनिष्का बहुत खुश रहेगी। आप फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारी तनिष्का तो लाखों में एक है, उसके लिए कोई राजा आएगा और उसको रानी बनाकर ले जाएगा। यह सुनकर आंटी तो वहां से चली गई थी, लेकिन तनिष्का बहुत परेशान नजर आ रही थी। वो मुझसे कहने लगी, मुझ जैसी अंधी लड़की से कौन शादी करेगा? कौन होगा जो मुझ जैसे अंधी लड़की के साथ अपनी जिंदगी को अंधेरे में गुजारेगा? आखिर मैं अपने माता पिता के सर पर बोझ बनकर कब तक बैठी रहूंगी? उसकी इस बात पर मैंने कहा कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। जो भगवान ने तुम्हारे भाग्य में लिखा है ना, वह जरूर तुमसे शादी करके तुम्हें अपने साथ ले जाएगा। देखना एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी शादी अच्छे लड़के के साथ हो जाएगी।
और तुम अपने ससुराल में बहुत खुश रहोगी और एक दिन ऐसा आएगा तुम्हारे अंधे होने पर उसे कोई इतराज नहीं होगा। तनिष्का मेरी ये बात सुनकर खुशी से खूब मुस्कुराने लगी थी। हम दोनों खुशी खुशी से रहने लगे थे। उधर मेरी मम्मी और तनिष्का की मम्मी दोनों ने ही उसके लिए अच्छे रिश्ते तलाश करने की कोशिश में लगी हुई थी। फिर अचानक मेरे दूसरे शहर में रहने वाली भाभी की तबीयत खराब हो गई। मुझे उनके घर उनका ख्याल रखने के लिए जाना पड़ गया था। लेकिन पूरे 7 महीने बाद जब मैं घर वापस लौट कर आई तो यहाँ तो सब कुछ बदल चुका था। मैं तनिष्का से मिलने जब उसके घर गई तो मेरे पैरों तले जमीन ही निकल गई थी। जब मुझे तनिष्का की मम्मी ने बताया कि तनिष्का की तो शादी कर दी गई है, मैंने उनसे पूछा कि लेकिन कहाँ और कैसे, आप लोगों ने इतनी जल्दी उसकी शादी कैसे कर दी। मेरी बात सुनते ही आंटी रोने लगी और कहने लगी, हमारी बेटी के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया था। वह लड़का उम्र में थोड़ा सा बड़ा जरूर था लेकिन वह बहुत पढ़ा लिखा था और डॉक्टर है। सुना है कि वह तुम्हारे कॉलेज में प्रोफेसर भी है। वह लड़के का नाम डॉक्टर आदर्श है। वह खुद हमारी बेटी का रिश्ता लेकर घर पर आया था और उसने कहा कि उसे हमारी बेटी बहुत पसंद आ गई है और उसे उसकी आंखों की रोशनी से कोई मतलब नहीं था। उसने कहा कि मुझे तो सिर्फ तनिष्का से प्यार है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, बल्कि मैं आपकी बेटी को बहुत ज्यादा खुश रखूंगा। उसकी इतनी ज्यादा जिद करने पर हम उसके साथ अपनी बेटी की शादी करने पर मजबूर हो गए थे, क्योंकि हमें यकीन हो गया था कि यह लड़का हमारी बेटी को एक्सेप्ट कर रहा था तो जरूर इसको खुश भी रखेगा। और बहुत ही सिंपल तरीके से कोर्ट मैरिज करके हमने तनिष्का की शादी डॉक्टर आदर्श के साथ कर दी थी। बस उसके बाद ही हमारी बेटी लापता हो गई है। ना तो डॉक्टर आदर्श का कुछ पता चल सका और नहीं हमारी बेटी का। हमारी बेटी का कोई फोन भी नहीं आया और नहीं हमारी उससे कोई बातचीत हो सकी। उसका तो कोई अता पता नहीं चल पाया। हमने डॉक्टर आदर्श के बारे में भी काफी कुछ जानकारी लेने की कोशिश की, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चल सका कि वह कहाँ चले गए हैं। तनिष्का के माता पिता मेरे आगे हाथ जोड़ने लगे और कहने लगे, बेटी हम लोग गरीब है, तनिष्का हमारी इकलौती बेटी है, न जाने वह उस आदमी ने हमारी बेटी के साथ क्या किया होगा। हम तो उस आदमी के खिलाफ कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन तुम तो उसी के कॉलेज की स्टूडेंट हो। प्लीज तुम कुछ ना कुछ करो और हमारी बेटी का पता लगाओ कि हमारी बेटी कहाँ है और किस हाल में है। बल्कि हम तो यह भी नहीं जानते कि हमारी बेटी जिंदा भी या नहीं। उन लोगों की बातें सुनकर मेरी आंखों में खून उतर आया था और मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि दुनिया में इतने घटिया लोग भी रहते हैं जो कमजोर और लाचार लोगों को इस तरह से अपनी ताकत के आगे मजबूर कर देते हैं कि उनके खिलाफ कोई कुछ भी ना कर सके। लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं जरूर डॉक्टर के खिलाफ सारे सबूत इकट्ठे करूंगी। अगर उसने हमारी तनिष्का के साथ कुछ गलत किया है तो उसे सजा दिलवा कर ही रहूंगी और मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगर तनिष्का को कुछ भी हुआ ना तो उसकी खैर नहीं। मैंने ठान लिया था कि मैं तनिष्का के गायब होने की वजह जानकर ही दम लूंगी। मैंने उसी दिन कॉलेज जाकर आपके बारे में इंफॉर्मेशन निकालना शुरू कर दिया, आपके रहने की जगह के बारे में और आपके कॉलेज के साथ पढ़ने वाले लोग और आसपास पड़ोस के लोगों से भी आपके बारे में सारी इंफॉर्मेशन एकत्रित कर ली थी। तो मुझे पता चला कि डॉक्टर आदर्श अनपढ़ और अंगूठा छाप लड़कियों के साथ शादी कर लेते हैं और पहले भी उनकी 3 शादियां हो चुकी है, लेकिन वहाँ तीनों लड़कियां तनिष्का की तरह गायब हो गई है और उनका भी आज तक कोई पता नहीं चला है। मैं यह सब जानकर दंग रह गई थी और अब तो मैंने ठान लिया था कि मुझे किसी भी तरह से पर्दा उठाना ही होगा। आखिर गरीब अनपढ़ और अंधी लड़कियों के साथ क्या हुआ है और वह सब कहाँ है, उन्हें गायब करके कहाँ रखा गया है, वह जिंदा भी या नहीं। बस उसी दिन मैंने अंधी बनने की एक्टिंग की और आपके सामने जानबूझकर अंधी बन गई और अपनी फैमिली वालों से छुपाकर मैंने आपके साथ शादी कर ली, क्योंकि मेरे पास एक ही रास्ता था जो मुझे आप तक पहुंचा सकता था और आपकी सच्चाई से पर्दा भी इसी तरह से उठा सकता था। और शादी की रात जब आप कॉल पर बात कर रहे थे तो जो बातें आपने की और बार बार वह फोन कॉल की सारी बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी और इन हरकतों से सब कुछ साफ होने लगा था और धीरे धीरे मुझे अपने सवालों के जवाब मिलने लगे थे कि यह सब क्या है और क्यों हुआ। और फिर जब मैंने उस दिन आपके घर की तलाशी ली तो मुझे कुछ वीजा और पासपोर्ट की कॉपी मिली जिसमें कुछ लड़कियों की फोटो और उनके नाम भी थे, लेकिन मुझे इस बारे में नहीं पता था कि किस तरह से आपने इन लड़कियों की जिंदगी को तबाह कर दिया। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह थी कि उन फोटोज में एक फोटो तो तनिष्का की भी थी और बस मैं इस रात से पर्दा उठाने के लिए आपके भेजने पर यहाँ तक आ गई थी। मेरी आपसे शादी करने का सिर्फ एक ही मकसद था, तनिष्का और बाकी लड़कियों की तलाश करना। इतने में यह सब बात हो ही रही थी कि डॉक्टर आदर्श ने किसी लड़के को इशारा किया और थोड़ी देर में तनिष्का मेरी आंखों के सामने मौजूद थी। उसे देखकर मैं दंग रह गई और मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसका गेटअप बिल्कुल बदल चुका था, बल्कि वह बहुत ही स्मार्ट लग रही थी और मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो मेरे सामने है वो तनिष्का है। तनिष्का मेरे करीब आकर मेरा हाथ पकड़कर फौरन मेरे गले लग गई थी और आज तनिष्का की आंखों पर काला चश्मा भी मौजूद नहीं था। वह दौड़कर मेरे गले से लिपट गई और मैं उससे मिलकर बहुत खुश हुई थी। वह मेरे गले लगकर कहने लगी, कैसी हो बबीता। यह सुनकर तो मुझे और भी ज्यादा खुशी हुई थी कि मेरी दोस्त मुझे पहचान गई थी और वह मुझे देख सकती थी। इसका मतलब उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। इतने महीने बाद वह मेरी आंखों के सामने थी और मुझे देख रही थी। मेरी आंखों ने आज जो कुछ भी देखा था तो मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। यह सब कैसे और आखिर क्यों। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने डॉक्टर आदर्श से कहा कि आखिर यह सब कैसे करते हैं आप।
आखिर क्या राज है सबके पीछे और कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको यह सब करने पर मजबूर कर दिया? मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ। डॉक्टर आदर्श के चेहरे पर एक अजीब सी मायूसी मुझे साफ नजर आ रही थी। वह कहने लगे, तुम जानना चाहती हो कि मैंने यह सब कुछ क्यों किया और मैं यहाँ पर सारी गरीब और अनपढ़ लड़कियों को और अंधी लड़कियों को क्यों लेकर आता हूँ? यह सब तुम तो जान ही गई हो, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि तुमसे और मैंने इन सब अंधी लड़कियों से शादी क्यों की है, क्योंकि इन सब के पीछे मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा और गहरा सीक्रेट छुपा हुआ है। वह यह कहकर रोने लगे और मेरे आगे हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे माफ कर दो बबीता। अगर सच कहने के बाद तुम चाहो तो मैं तुम्हें तलाक देकर आजाद कर दूंगा। और मुझे बताने लगे कि उस टाइम की बात है जब मेरी उम्र 25 साल की थी और मैं जवान और हैंडसम था। मैं एक हाई क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। मेरी जिंदगी में पैसों की कोई भी कमी नहीं थी। जिंदगी ने मुझे हर चीज दी थी। हमारी फैमिली, बिजनेस और प्रॉपर्टी, दुनिया की हर चीज हमारे पास मौजूद थी। इसलिए जो मैंने अपने पेरेंट्स से डिमांड की, उन्होंने मुझे कभी मना नहीं किया, बल्कि मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया। मैं अपने पेरेंट्स का इकलौता और लाडला बेटा था। कोई ऐसी डिमांड नहीं थी जो मेरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकी हो, लेकिन एक डिमांड ऐसी भी थी जो कभी पूरी नहीं हो सकती थी, जिसको मैंने सिर्फ दुनिया वालों की खातिर अपने दिल में दफना कर रख दिया था। जिस कॉलेज का मैं आज प्रोफेसर हूँ, मैं कभी उस कॉलेज का एक स्टूडेंट हुआ करता था। मैं डॉक्टर आदर्श की बातें बहुत इंटरेस्ट लेकर के सुन रही थी और उन्होंने आगे बताया कि हम एक प्रोजेक्ट के सिलसिले में कॉलेज में गए थे और हमें एक ऐसी जगह पर जाना था जहां पर हमें काफी सारी अच्छी चीजों और नेचर के बारे में जान पहचान करनी थी। फिलहाल हम सारे स्टूडेंट एक गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे और वहां से कुछ ही दूर पर एक छोटा सा गांव था। हम 2-3 दोस्त का ग्रुप था। हम लोगों को गांव वगैरह जाने का बहुत ही शौक था। एक दिन सुबह सुबह हम लोग गांव देखने के लिए वहां पर चले गए। वहां जाकर हम लोगों को बहुत अच्छा फील हुआ था, क्योंकि गांव के लोग और गांव की हवा तो होती ही बहुत अच्छी है और प्यारी है। क्योंकि शहर की एक शोर शराबी से भरी जिंदगी और गांव की अच्छी और सुकून भरी जिंदगी में काफी फर्क होता है। हर तरफ हरियाली हरियाली छाई हुई थी और खेत नजर आ रहे थे, खूबसूरत बाग और ठंडी मिट्टी की कच्ची कच्ची और छोटे छोटे मकान। यह जिंदगी जीने का अलग ही पल था, अलग ही वातावरण था। जब मैं गाँव में टहल रहा था, तभी अचानक मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी मुझे किस मोड़ पर लेकर जाने वाली है। एक तरफ खड़े होकर गाँव की ठंडी ठंडी हवा महसूस कर रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जैसे ही मेरी नजर खूबसूरत और हसीन आंखों वाली लड़कियों की तरफ पड़ी, वह कुछ लड़कियों के साथ अपने घर की छत पर बैठी हुई थी। उसकी वह दिल दहला देने वाली और प्यार भरी मुस्कुराहट, खूबसूरत और मासूम सा चेहरा, उसे देखकर तो मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। ऐसी खूबसूरत मासूम सी लड़की मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखी थी और मेरा दिल इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता था। और अब मैं रोज सवेरे सवेरे उस गाँव की तरफ निकल जाता था और उस लड़की के घर के सामने आकर खड़ा हो जाता था। वह सुबह सुबह के टाइम पर अपनी छत पर बैठी हुई होती थी और उसको देखकर मुझे बहुत बड़ी खुशी मिलती थी। उसे देखकर मुझे बहुत अच्छी अच्छी फीलिंग्स आ रही थी। ना जाने उसकी वह कौन सी अदा थी जो मुझे उसकी तरफ खींच लिया करती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स मेरा मजाक उड़ाने लगे थे और कहते थे कि अब तो हमारे यार को कोई लड़की पसंद आ गई है। अब तो यह दिन रात इस लड़की के ख्यालों में खोया रहता है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरे ऊपर एक मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है। मुझे उन दिनों अपनी जिंदगी बड़ी प्यारी और हसीन लग रही थी, जबकि हमारे वहां पर रहने के अब कुछ ही दिन और बाकी रह गए थे। मैं इन दिनों में ही उस लड़की को प्रपोज करना चाहता था और उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहता था। लेकिन मेरे एक दोस्त ने मुझे समझाया कि यार, यह एक गांव की लड़की है, यह गांव है, यह हमारा शहर नहीं है जहाँ तुम किसी भी लड़की को प्रपोज कर दोगे। हम अमीर और हाई क्लास फैमिली के लड़के किसी भी लड़की को पसंद करके उसे प्रपोज कर देते हैं और अपनी मर्जी चला सकते हैं। लेकिन यह गाँव के अनपढ़ और छोटे लोग लड़के लड़की के अफेयर को बहुत ज्यादा गलत समझते हैं और इसका गलत मतलब निकालते हैं। ऐसा कुछ गाँव में नहीं होता है और यह तुम्हारे लिए नहीं बल्कि इस लड़की के लिए भी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। इस बेचारी लड़की को यह गांव वाले कभी भी जीने नहीं देंगे। इस पर मैंने अपने दोस्त से कहा कि तो फिर मेरे पास एक आइडिया है, अगर मैं उस लड़की के घर रिश्ता भेज दूं तो उसके पेरेंट्स राजी हो जाएंगे ना? मेरे फ्रेंड्स ने कहा कि हाँ, ऐसा बिल्कुल ठीक रहेगा और ये जरूर हो सकता है, लेकिन तुम्हें अपने रिश्ते की बात नहीं करनी होगी, बल्कि तुम्हें अपने पेरेंट्स को इस लड़की के घर रिश्ता लेकर भेजना होगा। मैंने घर आते ही सबसे पहले अपने पेरेंट्स को उस लड़की के बारे में बता दिया। मैंने जिद की मैं शादी उसी लड़की के साथ करना चाहता हूँ। पहले तो मेरे पेरेंट्स रिश्ते पर हाँ नहीं भर रहे थे कि वह गांव की और छोटे परिवार की लड़की है, ना तो वह पढ़ी लिखी है और न ही उसकी फैमिली अमीर है। मेरे पेरेंट्स का कहना था कि तुम्हारा उस लड़की का कोई मेल नहीं है, अगर शादी कर भी दी तो हमारे सारे रिश्तेदारों में हमारी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। फिलहाल मैंने बहुत मुश्किल से जैसे तैसे अपने पेरेंट्स को इस लड़की से शादी करवाने के लिए मना ही लिया था और मैं अपने पेरेंट्स को लेकर उस लड़की के गाँव चला गया था। मेरे पेरेंट्स तो इस रिश्ते के लिए मुझसे पहले ही काफी ज्यादा नाराज थे, लेकिन यहाँ आते ही मेरे होश उड़ गए थे। जब मेरे पेरेंट्स ने लड़की के पेरेंट्स से बात की तो लड़की के पेरेंट्स ने बताया कि हम आप लोगों को साफ साफ बता देते हैं कि हमारी बेटी मेघा आंखों से देख नहीं सकती है, वह अंधी है और वह बचपन से ही अंधी है। क्या आप लोग सारी सिचुएशन सुनने के बाद भी हमारी बेटी से अपनी बेटी की शादी कर सकते हैं? यह सुनकर तो मुझे अफसोस हुआ था कि नहीं, यह बात नोट नहीं की थी कि
मेघा अंधी है और वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी मुझे इस रिश्ते से कोई इतराज़ नहीं था क्योंकि मेघा से मैं प्यार करने लगा था। यह बात सुनकर तो मेरे पेरेंट्स अब तो बिल्कुल भी मेघा को अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते थे। एक तो वो अनपढ़ थी और दूसरी बात वो देख भी नहीं सकती थी। मेरे माता पिता ने यह रिश्ता करने के लिए साफ साफ इनकार कर दिया और वहां से चले गए थे। लेकिन वह लड़की डिप्रेशन का शिकार हो गई थी। पहले उसकी आंखों की रोशनी न होने की वजह से उसे सारी दुनिया वालों के सामने ताने दिए जाते थे और यह पहला रिश्ता नहीं था। और भी रिश्ते उसके अंधेपन की वजह से खत्म हो चुके थे और खूबसूरत तो बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसकी आंखों की रोशनी ना होने की वजह से उसको इनकार करके लोग चले जाते थे। मैं बहुत ज्यादा परेशान था और मैंने अपने दिल से मेघा को निकालने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा करने में नाकामयाब रहा। मैं उसे भुला नहीं पा रहा था। मैं अभी भी मेघा को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार था, लेकिन मेरे पेरेंट्स अपने खानदान की इज्जत बचाने की खातिर अपने बेटी की खुशियों को चूर चूर करने पर तुले हुए थे। एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर से भागकर मेघा के साथ शादी कर लूंगा। मैंने अपना सामान पैक कर लिया था और मैं सब कुछ छोड़ करके मेघा के घर पहुंच गया तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि घर में वो सारे लोग बैठे हुए थे और रोने की जोर जोर से आवाज आ रही थी। जैसे ही मैं घर के आंगन तक पहुंचा तो जाकर देखा मेघा की लाश रखी हुई थी। मेरी आंखें सब देखकर फटी की फटी रह गई थी। पता चला कि उसने इन परेशानियों से तंग आकर सुसाइड कर ली थी। मैं जिसके लिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहाँ पर आया था वो तो इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। इसका मतलब कि मुझे यहाँ आने में देर हो गई थी। अगर मैं पहले ही आकर मेघा के साथ शादी कर लेता तो शायद वह बच जाती। वह मेरी जिंदगी से इतनी दूर जा चुकी थी कि अब लौटकर कभी वापस नहीं आ सकती थी। मैं वहीं जमीन पर गिर गया, मेघा से कहकर जोर जोर से रोने लगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी से मेरी अनजानी सी खुशियां इस तरह से गायब हो जाएगी। मेघा के पेरेंट्स ने मुझे बहुत समझाया था, धीरज रखो बेटा, शायद वो तुम्हारे भाग्य में ही नहीं थी। हमें नहीं पता था कि हमारी बेटी इतनी ज्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रही है कि वो अपनी जान ही ले लेगी। जमाना बहुत ही बेकार है। हमने अपनी बेटी को तसल्ली दे दे करके बचपन से लेकर इतना बड़ा किया था, लेकिन इस दुनिया में अगर इंसान के अंदर कोई कमी होना तो वह दुनिया वाले उसे ताने दे देकर मार देते हैं। और फिर हमारी बेटी पढ़ी लिखी भी नहीं होती है तो हम गरीब लोग अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं दिलवा सकते, जिसका फायदा लोग उठाते हैं। और हमारी बेटी के घर अच्छे रिश्ते भी नहीं आते। हम अपनी बेटियों को ढंग से पढ़ा लिखा भी नहीं सकते, तो फिर अपनी अंधी बेटियों का इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है। मेघा के माता पिता पूरी तरह से रो रहे थे। मुझे उनका रोना नहीं देखा जा रहा था और उनकी बातों ने मेरे दिल को चूर चूर कर दिया था। मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं ऐसी लड़कियों की जरूर मदद करूंगा। मैं नहीं चाहता था कि जिस तरह से अपने अंदर कमी होने की वजह से मेघा ने अपनी जान ले ली थी, ऐसी और कोई लड़कियां भी अपनी जान ले ऐसे लोगों की मदद करूंगा जो अपनी बेटियों का इलाज नहीं करवा सकते और उन्हें शिक्षा नहीं दिलवा सकते। मैंने ठान लिया था और उस दिन से मैंने अपने पेरेंट्स को छोड़कर अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और जमाने की सोच बदलने के लिए उस लड़की की यादें दिल में लेकर, जो मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन उस लड़की की यादों ने मुझे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया था। मैंने अमेरिका में अपना खुद का एक इंस्टीट्यूट खोला और मैं आज जब भी किसी अंधी और अनपढ़ लड़की को देखता तो मुझे मेघा की याद आ जाती और मैं उस लड़की से शादी कर लेता और उसे यहाँ पर अमेरिका भेज देता और साथ साथ उन्हें यहाँ पर पढ़ने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अच्छी से अच्छी शिक्षा भी दी जाती और मैं उन लड़कियों का सारा खर्चा खुद उठाता और उन लड़कियों का यहाँ पर आंखों का ऑपरेशन किया जाता, जिस वजह से वह लड़कियां देखने लगती थी। और जब वह लड़कियां देखने लग जाती तब वह अपने पेरेंट्स से मिलकर सबसे अच्छा सरप्राइज देती थी। यह था मेरी जिंदगी का मकसद और सबसे बड़ा राज, जिससे आज पर्दा हट गया था और सारी सच्चाई तुम्हारे सामने है। और आज तुम्हें यह राज पता चल गया है कि मैं क्यों अंधी और अनपढ़ लड़कियों से शादी करता हूँ। डॉक्टर आदर्श की सारी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आने लगे थे। मैंने डॉक्टर आदर्श से हाथ जोड़कर माफी मांगी। मैंने तनिष्का को बिल्कुल ठीक देखा और इस बात से मैं बहुत खुश हो गई थी कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई थी। वह बिल्कुल मॉडल लग रही थी और पढ़ी लिखी और अच्छी लड़की की तरह बातें कर रही थी। गेटअप से ही अंदाजा लगाया जा सकता था। फिर मैंने यहाँ पर रखी हुई सारी फाइलों को देखा जिसमें सारी लड़कियों के अस्पताल के रिकॉर्ड मौजूद थे, जिसमें उनका ट्रीटमेंट जारी था और साथ ही साथ उन्हें यहाँ के इंस्टीट्यूट में अच्छी शिक्षा भी दी जा रही थी। मैंने खुशी खुशी तनिष्का से पूछा, आखिर ये बात अपनी फैमिली वालों से क्यों छुपाए रखी तुमने? वो लोग तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो रहे हैं और ठीक होने के बाद तुम अपने घर क्यों नहीं आई? मेरी आवाज सुनकर वह कहने लगी, मैं ठीक होने के बाद घर जाने वाली थी और अपने पेरेंट्स को यह गुड न्यूज सुनाने ही वाली थी, बल्कि मैंने सोचा कि मैं अपने पेरेंट्स को सरप्राइज दूंगी कि मैं अब देख सकती हूँ। लेकिन तभी मुझे डॉक्टर आदर्श ने तुम्हारी फोटो दिखाई और कहा कि एक लड़की है जो अंधी है और अनपढ़ है और यह इंस्टीट्यूट में आने वाली है। और मुझे डॉक्टर आदर्श ने बताया कि इस लड़की का नाम बबीता है और यह दिल्ली में रहती है। मैं समझ गई थी कि यह तो तुम ही हो। मैं तुम्हारी फोटो देखकर पहचान गई थी कि यह मेरे बचपन की दोस्त है। मैंने तुम्हें अपने दिल की आंखों से देखा हुआ था, लेकिन मैं हैरान रह गई थी कि यह लड़की तो अंधी नहीं है। डॉक्टर आदर्श यह सुनकर हैरान होने लगे और मुझसे पूछने लगे, तुम्हारी वही दोस्त है जिसका नाम बबीता है और यह दिल्ली में रहती है, यह देख सकती है? तो मैंने कहा, जी हाँ डॉक्टर, यह मेरी दोस्त है। मुझे पक्का यकीन है, मैं अपनी दोस्त को अपने दिल की गहराइयों से पहचानती हूँ। मैं इसे कभी नहीं भूल सकती। मैंने तनिष्का की बात सुनकर डॉक्टर आदर्श की तरफ देखकर कहा, क्या सच में डॉक्टर आदर्श आप मेरी सच्चाई जानते थे? वह कहने लगे, हाँ मैं तुम्हारी सच्चाई जानता था, लेकिन फिर भी मैंने खामोशी से और ये सारा नाटक किया। मैंने हैरानगी से पूछा, कौन सा नाटक? क्या मतलब आपका? तो वो मुझे देखकर हंसने लगी। कहने
लगे कि मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज की, लेकिन वो सारे पेपर नकली थे, हमारी फ्रॉड मैरिज हुई है। मैं तुम्हें यहाँ पर जानबूझकर लाया हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि तुम यहाँ पर क्यों और किस मकसद की वजह से आई हो। मेरे लिए जानना बहुत जरूरी था। और डॉक्टर आदर्श ने मुझे एक और बात बताई, इसने मुझे हैरान कर दिया था। डॉक्टर आदर्श ने बताया कि मेरी फ्रॉड मैरिज सिर्फ तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि इन सारी लड़कियों के साथ फ्रॉड मैरिज हुई है। मैंने किसी लड़की के साथ शादी नहीं की बल्कि सारी लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज की। इनके पेपर्स नकली थे। मैं लड़कियों को अमेरिका तक लेकर आना चाहता था और इन लड़कियों का ट्रीटमेंट करवाना चाहता था। जब इन लड़कियों का ट्रीटमेंट हो जाता और यह लोग एजुकेटेड हो जाती तो मैं इनको इनके पेरेंट्स के पास भेज देता और ये अपने पेरेंट्स के पास जाकर सारी सच्चाई बताना चाहे तो बता सकती है। मैंने एक बार फिर से डॉक्टर आदर्श के सामने हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगी। उसके बाद हम इंडिया लौट आए थे। तो मैं तनिष्का को लेकर उसके घर आ गई, जहां उसके पेरेंट्स उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था। और डबल खुशी तो उन्हें तब हुई जब उन्हें पता चला कि उनकी बेटी एजुकेटेड भी हो गई है। वह लोग फूले नहीं समा रहे थे और अपनी बेटी पर बहुत नाज कर रहे थे। इसी तरह हम इन सारी लड़कियों को उनके घर ले गए थे, जो अब अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती थी और अपने अपने पेरेंट्स को भी पहचान गई थी। उनके पेरेंट्स भी अपनी अपनी बेटियों से मिलकर बहुत खुश थे और उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाने पर वो बहुत खुश हुए थे। मुझे डॉक्टर आदर्श पर बहुत गर्व हो रहा था कि उन्होंने कितना अच्छा काम किया, लेकिन एक तरह से मुझे उन पर बहुत अफसोस भी हुआ कि उनके साथ और उनके प्यार के साथ वाकई बहुत बुरा हुआ था। डॉक्टर आदर्श बहुत अच्छे इंसान हैं। उन्होंने काफी सारी लड़कियों को जीने की वजह दे दी थी और आज भी डॉक्टर आदर्श यही काम करते हैं। लेकिन हम लड़कियों को शादी का झांसा नहीं देते हैं। उनके पेरेंट्स को सारी सच्चाई बताने के बाद उन्हें अपने साथ अमेरिका ले जाते हैं और उनका ऑपरेशन करवाते हैं। और मैं भी इस काम में डॉक्टर आदर्श का साथ देती हूँ। हमने ना जाने कितनी लड़कियों को उनकी आंखों की रोशनी वापस कर दी और उनको एजुकेटेड कर दिया, जो आज अपने पैरों पर खड़ी हुई है और किसी पर बोझ नहीं है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर जरूर प्रेस करें ताकि सबसे पहले अपडेट आपको मिले। धन्यवाद।